हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने लास्ट वीडियो में नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिस्ट आउट किया था, जिसमें एक टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्पॉर्टेंट है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और उसमें मैंने समझाया था ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो जस्ट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेशन बताना चाहूँगी। ऑर्गेनाइजेशन क्या एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, उस सिस्टम को चलाने के लिए उनका कोई भी वर्क करने के पीछे उनका कोई पर्पस या विज़न होता है ना। तो उसको मिलकर जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी, जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम में आपको यूँ लिख लिया ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बताइए और थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताइए। ये मेजर क्वेश्चन भी आ सकता है 20 मार्क्स में, और प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जस्ट क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करो, या नियो क्लासिकल थ्योरी को आप 5 मार्क्स 7 मार्क्स में लिखिए। तो मैंने यहाँ पर थ्योरीज को कंक्लूड किया है, आपको इजीली समझ में आ जाए उसके लिए। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सेवरल थ्योरीज विच एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी हैं, बहुत सी, जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें मेनली क्या होता है, थ्री थ्योरीज हैं। थ्री थ्योरीज हैं, जिसमें क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ठीक है, ये तीन मेन थ्योरीज हैं, जिसमें क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, वेबर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थेरेपी। ठीक है, थ्री थ्योरीज और क्लासिफाइड की हैं। देन सेकेंड है नियो क्लासिकल थ्योरी, और जो थर्ड है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। इसमें हम देखेंगे सिस्टम अप्रोच, ठीक है, सिस्टम अप्रोच, सोशियो टेक्निकल अप्रोच एंड कॉन्टिजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। अब इन सब थ्योरी के बारे में बस बेसिक आइडिया आपको होना ज़रूरी है, और मैंने एज ए नोट्स फॉर्म में भी लिखवाया है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। देखिए, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी फर्स्ट थ्योरी है, इम्फेसाइज है हेरारकी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया उस पर ध्यान देना। इम्फेसाइज है हेरारकी स्ट्रक्चर, क्लियर लाइन, अथॉरिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ये जो थ्योरीज होती है वो हेरारकी स्ट्रक्चर में बिलीव करती है। जैसे मैनेजमेंट होता है टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, तो हेरारकी स्ट्रक्चर को ये क्या करती है, फॉलो करती है। क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी की, सबकी एक अथॉरिटी क्लियर लाइन है, सीनियर है, जूनियर है। ठीक है, पूरी अथॉरिटीज प्रोवाइड की, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को ये क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, दिस थ्योरी फोकस ऑन इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। इफिशियंसी मतलब उनकी कार्य की क्षमता कैसी है। ठीक है, उस पर ध्यान देता है कि कौन कितना काम कर पा रहा है, वर्कर की कैपेबिलिटी कितनी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाता है, वर्क दिया जाता है। देन प्रोडक्टिविटी की, कौन कितना आउटपुट दे सकता है, प्रोडक्शन कितना हो सकता है। ठीक है, देन प्रिडिक्शन, उसकी जो इफिशियंसी है को ध्यान में रखते हुए उसके बेस पर क्या किया जाता है, प्रिडिक्टेबिलिटी की जाती है कि हाँ इतना आउटपुट होना चाहिए, इतना हो सकता है, ये क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन है, हम इतना मेहनत करेंगे तो हम इतना आउटपुट ला सकते हैं। ठीक है, तो एक बात हो गई कि हेरारकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। ये किसको ध्यान देखती है कि जो इम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इफिशियंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी पर फोकस करती है। ठीक है, अब इसको हमने देखा था ऑलरेडी, 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया इसको, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में क्या होता है कि बेस्ड ऑन दी concept of planning of work to achieve efficiency, standardization, specialization and simplification। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच होती है वो क्या करती है कि बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग की, मेन पूरा प्लानिंग ऑफ वर्क की, किस तरीके से प्लानिंग करना है किसी काम को करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो पूरा प्लान किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ वर्क।
ठीक है, प्लानिंग ऑफ वर्क करते हैं टू अचीव, किसको अचीव करने के लिए, इफिशियंसी, जैसे मान लो इम्प्लॉयज इसकी इफिशियंसी को बढ़ाना है, मशीनरी, देन स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी स्पेशलाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन को बढ़ाना है, जिससे क्या होगा कि वो प्लानिंग कर पाएंगे कि हमें वर्क में इतना आउटपुट अभी लाना है। आ गया समझ में, ये हो गई साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में फर्स्ट। और हम आगे देखते हैं, द अप्रोच टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इज थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। फर्स्ट क्या था कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग पर वर्क करते हैं कि कोई भी काम करने से पहले उसका प्लानिंग की जाती है, ठीक है, जिससे हमें एक अच्छे से बेटर आउटपुट मिल सके। दूसरा क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट, कोई भी काम करने की जरूरी क्या होता है, एक ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है किस किस के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। तभी अगर इनके बीच में ट्रस्ट होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, अच्छे से अपने जो एम है उसको फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। देन टेलर थ्योरी एम्स टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल इफिशियंसी बाय अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल टू द मैनेजमेंट ऑफ द वर्क। अब हमने ऑलरेडी इस थ्योरी का नाम क्या दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक अप्रोच। ये किसने दी थी, टेलर ने दी थी। उन्होंने क्या किया था कि साइंटिफिक, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए थे जिससे क्या हो सके कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से इफिशिएंटली रन कर सके। तो उसमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे, द की प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसमें फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए कोई भी काम होता है, कोई भी प्रोसेस होती है ना, कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो, ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जिसमें कोई बैरियर है, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, जिससे क्या होगा आउटपुट भी प्रॉपर आएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हॉस्पिटल में है, अगर इक्विपमेंट है, मशीन्स है, अगर वो प्रॉपर वर्क करेगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। देन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फीडबैक भी अच्छा होगा कि यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर वर्क होता है ना। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। देन स्पेशलाइजेशन, जैसे डिवाइड टास्क इनटू द स्मॉलर स्पेसिफाइड जॉब। अब स्पेशलाइजेशन, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हर एक का अपना स्पेशलाइज, जैसे कोई किडनी में है, न्यूरो में, आईसीयू में, तो स्पेशलाइजेशन होता है तो वो क्या होता है कि वो उस वर्क को उतने अच्छे से इफिशिएंटली वर्क कर पाता है ना, और जिससे क्या होगा, रिजल्ट अच्छे से दे पाएगा। अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेटर होगा, ठीक है। देन प्रिडिक्शन, यूज डेटा टू प्रिडिक्ट एंड ऑप्टिमाइज द वर्क आउटकम। अब वो प्रिडिक्शन करेंगे, अगर हम इतना काम बढ़ाएंगे, इतना काम करेंगे इतने समय में तो हमें इतना आउटपुट मिलेगा। ये एक प्रायर क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है। प्रिडिक्शन के बेस पर ही पर्सन क्या होता है कि काम कर पाता है कि हाँ हम इतना करते हैं, ये करते हैं, देन उसके बाद हमें ये रिजल्ट मिलेगा। देन ट्रेनिंग होगी, प्रोवाइड द स्पेशल, अगर लग रहा है कि यहाँ वाला वर्कर है या ये जो इक्विपमेंट है इसमें कहीं कमी है, कौन सी जगह पे प्रॉब्लम है, उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। जैसे मान लो कोई इम्प्लॉई है, नर्स है, अगर उसको क्या हो रहा है कि वो इतना इफिशिएंट नहीं है तो उसको क्या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देकर उसको क्या करते हैं, इफिशिएंट बनाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बेटर रन करेगा। देन ये हो गया ट्रेनिंग। देन उसके बाद है मॉनिटरिंग, और फिर क्लोजली मॉनिटर द वर्कर परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग देंगे और उन्हें फिर उन वर्कर्स को क्या करेंगे, क्लोजली मॉनिटर्स करेंगे, नर्सेज हैं, जो भी है, वार्ड बॉय स्टाफ है ना, जिससे क्या होगा कि हाँ हमने दिया उस पर कितना रिजल्ट आया, कितना आउटपुट आया और कितना काम करने की जरूरत है। तो ये क्या होंगे, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के थ्रू ट्रेलर ने 5 प्रिंसिपल दिए थे। एक तो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना जरूरी, स्पेशलाइजेशन होना, तो जैसे कार्डियक का डॉक्टर है तो कार्डियक वार्ड में कार्डियोलॉजिस्ट होगा तो वो अच्छे से बेटर रूप से ट्रीटमेंट दे पाएगा, है ना, कंपेयर टू जनरल फिजिशियन। देन प्रेडिक्शन, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। ये हो गया हमारी फर्स्ट थ्योरी, साइंटिफिक अप्रोच। उसमें सेकेंड है वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में 3 है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, साइंटिफिक अप्रोच थ्योरी, और दूसरा है वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। अब वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में हम देखते हैं कि इन्होंने, वेबर ने क्या बताया इस थ्योरी में, उस चीज को हम देखेंगे। इसमें देखते हैं, दिस इज ए अप्रोच दैट प्रपोज ए साइंटिफिक वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने स्पेसिफिक वे, इन्होंने क्या किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक वे होना चाहिए आपके पास, तभी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला पाते हैं। अब वो वे क्या हो सकता है, तो उन्होंने कुछ की फीचर्स बताए कि ये चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, देखिए, दिस इज ए अप्रोच दैट प्रपोज्ड ए स्पेसिफिक वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। द की फीचर्स आर, उसमें हम मेन जो है वो बताएंगे, क्लियर हायरार्की,
हायरार्की समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप जो लेवल है, मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, तो ए वेल डिफाइंड चेन ऑफ कमांड विथ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे हॉस्पिटल में हो गया तो हायरार्की में जैसे मैट्रन हो गई, देन इंचार्ज हो गया, वार्ड इंचार्ज, नर्स, सीनियर नर्स, जूनियर नर्स, तो क्या प्रॉपर हायरार्की जो क्या होगा अपने सीनियर की जो एक्सपीरियंसड है उसकी बात को सुनेगा, समझेगा कि हाँ है, उसको फॉलो करेगा। देन क्या होगा कि उससे वर्क में जो भी करेक्शन या प्रॉब्लम्स उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो एक क्लियर हायरार्की ज़रूरी है कि हर एक सीनियर हो, हायरार्की मतलब मैनेजमेंट हो, जो लोअर लेवल वाला पर्सन है वो अपने सीनियर से उस चीज़ के बारे में एडवाइस ले, कि हायरार्की को मेंटेन करना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। देन डिवीजन ऑफ लेबर, अब वही है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क एंड रोल टू इम्प्रूव द इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सबको एक ही पर्सन को सारा काम दे दिया, यही काम करता है अच्छा तो इसको दे दिया, तो ये सही नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी स्पेसिफिक टास्क दिया है, तो जैसे मान लो जैसे लैब टेक्नीशियन है तो उनको एक स्पेसिफिक टास्क दे रखा है कि इसको अपना ये वर्क करना है, और उसमें क्या इनकी क्या क्षमता है, हाँ ये पर्सन है जो अभी ये काम कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है, तो उसके वर्क को उसके हिसाब से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा बहुत अच्छे से रिजल्ट और प्रोडक्टिव आउटपुट आएगा। ठीक है, तो क्लियर हायरार्की होनी चाहिए। सेकेंड डिवीजन ऑफ लेबर। देन थर्ड है rules and regulation. Rules and regulation is set of standardized rules and procedures to guide the decision making and the बिहेवियर। अब क्या हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या चाहे घर भी हो, है ना, कहीं पर भी हो, या हॉस्पिटल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर क्या होता है कि रूल रेगुलेशंस होते हैं कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ये ऑन टाइम होना चाहिए। तो अगर रूल रेगुलेशन होंगे तो माइंड में हर चीज़ क्लियर होगी कि हाँ हमें करना क्या है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन का एक स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि पर्सन को डिसीजन लेने में या अपने बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं किस तरीके, हाँ मैं अगर वो रूल के खिलाफ है, इट मीन्स उसका बिहेवियर कहीं रॉन्ग है, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये जो वे है जो मैं वर्क कर रहा हूँ या जो बिहेवियर कर रहा हूँ वो गलत है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, फर्स्ट हमने क्या देखा था, डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की, रूल्स एंड रेगुलेशन। फोर्थ है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। और देखिए रिक्रूटमेंट एंड द प्रमोशन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, स्किल एंड द परफॉर्मेंस। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ पर अगर हम अच्छे से क्वालिटी बेस्ड, एक्सपीरियंस्ड, स्किलफुल पर्सन को लेंगे तो हम वो क्या होगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा, और देन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से रन करेगा, आउटपुट भी अच्छा आएगा, पर्पज मतलब जो एम था वो फुलफिल होगा। अगर अच्छे लोग होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करेगा। तो जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए। देन इम्पर्सनैलिटी, इनका मतलब ये होगा कि डिसीजन आर सॉरी decision are made based on rational criteria rather than personal relationship or the biasness। इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई और उस टाइम पे डिसीजन लेना, जैसे वार्ड में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उस टाइम पे कोई डिसीजन लेना है सीनियर नर्स को, तो वो रैशनल के बेस पर डिसीजन ली। ऐसा नहीं कि ये नर्स बोल रही है, ये मेरी बहुत क्लोज है, मुझे इसकी बात सुनी, नहीं। जो डिसीजन होगा, वो डिसीजन का जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, रैशनल बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, रादर देन की पर्सनल। ओके, तो डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन द रेशनल क्राइटेरिया रादर देन द पर्सनल रिलेशनशिप और द बायसनेस। ठीक है, अब है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में हम देखेंगे कि मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड डिटेल रिकॉर्ड टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। कोई भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, पेशेंट का रिकॉर्ड है और या फिर नर्सिंग कॉलेज में कोई भी रिकॉर्ड है, उनको क्या होगा, एक्यूरेट तरीके से क्या होना, उसको रिकॉर्ड करके रखना है, संभाल के रखना है। क्यों, टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स कभी कोई प्रॉब्लम हुई, अटक रहे हैं, तो हाँ उस टाइम पे वो जो रिकॉर्ड है उसको देखकर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये हो चुका है, अब ये करना बाकी है, ये रहा, वहाँ से हमने ये लर्निंग लिया है। तो जो रिकॉर्ड है टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। आगे समझ में, तो ये इन्होंने जो टेलर वाला हो, अभी हमने देखा कि वेबर वाला हम देख रहे हैं, उन्होंने की पॉइंट्स दिए थे। एक तो हायरार्की, डिसीजन मेक, डिवीजन ऑफ लेबर, रूल्स एंड रेगुलेशन, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, इम्पर्सनैलिटी, देन रिकॉर्ड कीपिंग। आ गया समझ में, तो ये वेबर ने दी थी। अभी हम क्लासिकल थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, उसकी सेकेंड थ्योरी थी है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में क्या है। देखिए थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में
हेनरी फेल्स एडमिनिस्ट्रेटेड मैनेजमेंट थ्योरी इज द मैनेजमेंट थ्योरी। ये क्या होता है, ये कौन सी थ्योरी है, एक तरह से इसे मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इज मैनेजमेंट अप्रोच दैट इम्फेसाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस थ्योरी ने किस पे इम्फेसाइज किया, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए किन चीज़ों पर इम्फेसाइज किया है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे और ह्यूमन बिहेवियर पे, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होगा, इक्विपमेंट होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी, वर्कर्स होंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी अगर प्रॉपर होंगी उससे, और एक ह्यूमन का बिहेवियर अगर गुड ह्यूमन बिहेवियर होगा, अच्छे से उनके बीच में ट्रस्ट होगा, कम्युनिकेशन अच्छे से होगा, तो क्या होगा, उतने ही अच्छे रूप से क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा, ठीक है। तो इनका ये कहना था, 2 लाइन समझ जाना। अगेन आई एम रिपीटिंग, हेनरी फेल administrative management theory is a management approach that emphasizes the organization structure and human behavior to increase the productivity। आगे समझ में। अब हम देखेंगे हेनरी फेल थ्योरी इज बेस्ड ऑन 5 फंक्शन मैनेजमेंट। देखिए जो मैनेजमेंट है ये मैं डिटेल में इस पे पूरा एक लेक्चर लूंगी, जस्ट समझो कि इन्होंने कौन कौन से 5 फंक्शंस बताए थे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। प्लानिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें सारा मटेरियल हो, ठीक है, जो व्यक्ति उसको पर्सन यूज करके आगे अपना मतलब पूरा काम कर सके। कमांड होनी चाहिए, वही चेन ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में। देन कंट्रोल भी होना चाहिए, लाइक जैसे हमने ऊपर देखा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना, राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसके अकॉर्डिंग चलना सिखाते हैं। तो ये हेनरी फेल ने 5 फंक्शंस दिए थे मैनेजमेंट के, और इन्होंने 14 प्रिंसिपल भी दिए थे। ये दोनों टॉपिक में नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको क्लियर करूंगी, बहुत ईजी है ये भी, ठीक है। हेनरी फेल डेवलप्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। फेल्स मैनेजमेंट थ्योरी इंक्लूडेड 14 की प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि 14 की प्रिंसिपल दी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब हमारी सेकेंड थ्योरी आती है नियो क्लासिकल थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी क्या पढ़ी थी, क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी। अब नियो क्लासिकल थ्योरी में क्या है, in this theory the organization is the social system, organization is a social system and its performance is affected by the human efforts। देखिए ये क्या है, पूरा एक सोशल सिस्टम है जिसमें और इसमें सभी पर्सन वगैरह काम करते हैं, बट ये सिस्टम तब इन्फ्लुएंस होता है, तब अफेक्ट होता है जब ह्यूमन की जो एफर्ट्स है उसमें कमी आती है या उसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो उससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। फिर से समझना, इन दिस थ्योरी द ऑर्गेनाइजेशन इज द सोशल सिस्टम एंड इट्स परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। कि एक ह्यूमन की परफॉर्मेंस में अगर गड़बड़ आती है या अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होता है। This finding focus their attention on the human being and their behavior in organization। देखिए उस थ्योरी में किस पे काम किया गया था, मटेरियल पे, इक्विपमेंट पे वर्क किया गया था, पर नियो क्लासिकल थ्योरी क्या करता है, अटेंशन ऑन ह्यूमन बीइंग। नियो क्लासिकल थ्योरी ने किस पर अटेंशन दिया, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि क्या हो रहा है, ह्यूमन ही मिलकर क्या हो रहा है, मेन मनी मटेरियल में मेन है जो सबसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट या एक रिजल्ट का आउटपुट आ रहा है। अगर ह्यूमन बीइंग में गड़बड़ है, अगर उनका तो उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, देन पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। आए समझ में। दिस फाइंडिंग फोकस देयर अटेंशन ऑन ह्यूमन बीइंग एंड देयर बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Hence, this theory is also called as the behavioral theory of organization और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। यानी नियो क्लासिकल थ्योरी किस पर काम करती है, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पे काम करती है, जिसके कारण इसे बिहेवियर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा है या ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच भी कहा है। क्योंकि देखिए ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है आपको कि बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ हाइलाइट्स है, समझ में आ गया आपको। पहले वाली थ्योरी और इस थ्योरी में हमने कंपैरिजन किया तो
अब हम देखेंगे इसके की हाइलाइट्स क्या है, मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, मैंने बहुत सारे नहीं लिए, जो आपको इजी लगे वही लिए। ह्यूमन बींग आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर मोस्टली इंटरडिपेंडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। व्यक्ति जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सोचता है मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत, ऐसा नहीं है। वो सबके आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को हर एक की ज़रूरत, जैसे मान लो हम सोचे कि नर्स की मैं ही सब कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर नहीं होगा तो डायग्नोज नहीं हो पाएगा, मेडिकेशन नहीं होगी तो नर्स क्या मेडिसिन देगी, है ना। लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी, ब्लड सैंपल है, एक्सरे टेक्निक, मतलब हर कोई आपस में क्या इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए ह्यूमन को एक भी ह्यूमन बीइंग का क्या होना चाहिए, जिसमें बताया कि ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल पर्सन है, जिसका आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है। अगर वो गड़बड़ होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। सेकेंड है बिहेवियर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज अफेक्टेड बाय सो मेनी सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब किसी भी पर्सन का अगर बिहेवियर इफेक्ट होता है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, सोशल है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जिसकी वजह से भी एक ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। मोटिवेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग प्ले की रोल इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, मिलकर काम करना है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जिससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ है बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से रन करेगा। तो इसमें मेनली हाईलाइट क्या है, ह्यूमन बीइंग है और वो इंडिपेंडेंट नहीं इंटरडिपेंडेंट है आपस में, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली रन करेगा। अगर नर्स कह दे हमें काम ही नहीं करना है तो चेन वहीं रुक जाएगी, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सारे काम इसलिए सभी आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट। बिहेवियर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, अगर पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो वो अदर को भी अफेक्ट करेगा, देन और उसकी बिहेवियर डिस्टर्ब होने के भी बहुत से कारण होते हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल, और मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया नियो क्लासिकल थ्योरी जिसने ह्यूमन बीइंग पर काम किया, ठीक है। अब थर्ड थ्योरी है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ठीक है। अब थर्ड थ्योरी आई मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट थी क्लासिकल, सेकंड है नियो क्लासिकल, और अब हमारी थर्ड थ्योरी है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। मॉडर्न organization theory come into existence in early 1960s. In the word of W.G. Scott, the distinctive qualities of modern organization theory are, अब इसकी देखिए इन्होंने क्या थ्योरी दी, उन्होंने 3 बातें की हैं, किसने, स्कॉट जी ने। फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल एनालिटिक बेस, कि कोई भी काम हो रहा है वो डिसीजन बिकम रैशनल एंड एनालिटिक इन ए वे, कि कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करना है कि कोई भी चीज़ को लेकर अगर डिसीजन या कंक्लूजन लिया जा रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और एनालिटिक वे में होना चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड है द रिलायंस ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च डेटा। अब एविडेंस बेस्ड जो होना चाहिए, जो भी हमारे सामने डेटा आया है वो क्या होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रूव होना चाहिए कि हाँ इतना इतना डोज देने पर इतना आउटपुट आता है, इतना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रूव्ड होगी तो और क्लियर हो जाएगा। द इंटीग्रेटिंग नेचर, ऑल फंक्शंस आर इंटरकनेक्टेड विद द ईच अदर, और इंटीग्रेटिंग, और जो भी हो रहा है वो मिलजुल कर आपस में सबके सपोर्ट से कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग नेचर। 3 चीज़ें, एक तो वो कॉन्सेप्चुअल एनालिटिक बेस्ड होना चाहिए, दूसरा एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, और थर्ड है इंटीग्रेटिंग इन नेचर, ठीक है। अब क्या होना है, मेनली 2 अप्रोच है। अब इसमें भी 2 थ्योरीज और हैं, फर्स्ट है सिस्टम अप्रोच और दूसरा है कंटिंजेंसी अप्रोच या सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। अब फर्स्ट देखेंगे सिस्टम अप्रोच, सॉरी इसमें भी मेनली 2 अप्रोच हैं, ये देख लिया था आपने। इसमें 3 था, कॉन्सेप्चुअल एनालिटिक बेस्ड, द रिलायंस ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च यानी एविडेंस बेस्ड, और थर्ड है इंटीग्रेटिंग इन नेचर। इंटीग्रेटिंग नेचर में क्या होगा कि द ऑल फंक्शंस आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, और मेनली 2 अप्रोचेज है, एक तो सिस्टम अप्रोच और सेकेंड है कंटिंजेंसी अप्रोच, या जिसे हम बोलते हैं सिचुएशनल अप्रोच। अब हम देखेंगे सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में द सिस्टम अप्रोच थ्योरी कंसीडर्ड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज वन सिस्टम, ठीक है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सिर्फ एक सिस्टम है, एंड सिस्टम इज ए वेयर ऑल द कंपोनेंट एंड सब सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर।
अब जैसे एक हॉस्पिटल है, तो एक हॉस्पिटल क्या, एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग कॉलेज है, वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा मिलाकर एक सिस्टम है, ठीक है, वेयर ऑल दी कंपोनेंट एंड सब सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। सब सिस्टम मतलब जैसे अकाउंटिंग सेक्शन हो गया, ठीक है, पियोन वाले हो गए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये सारे सब है, इन सबको मिलाकर क्या हो रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, और ये सभी आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इन सबको मिलाकर जो बन रहा है वो हो गया हमारा सिस्टम अप्रोच, ठीक है। किसी एक व्यक्ति से पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, है ना। तो ये हो गया सिस्टम अप्रोच। देन सेकेंड है कॉन्टिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। इसमें है द सिस्टम अप्रोच ऑफर मॉडल्स विच में not suit every type of organization because every system has different method, type, environment, strength, weakness, etc. Contingency or situational approach. The system approach offer models which may not suit every type of organization because every system has different method, type, environment, strength and weakness. अब हम क्या बोल रहे हैं कि सिचुएशनल अप्रोच, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सबकी सिचुएशन अलग अलग है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, वैसे अलग अलग बहुत सारे कोई बिजनेस अप्रोच, बिजनेस इंस्टीट्यूट है, सब अपना अलग अलग है। तो हम सोचते हैं कि सबके लिए एक रूल्स होंगे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक ही मेथड, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका टाइप है, सबका एम है, एनवायरनमेंट है, उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, सबकी अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए एक मॉडल जो है, एक ही मॉडल में नॉट सूट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, एक ही मॉडल सभी ऑर्गेनाइजेशन में सूट नहीं होता है, क्योंकि एवरी सिस्टम हैज डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट वीकनेसेस। ओके, तो अभी हम और कंटिन्यू देखते हैं। कॉन्टिंजेंसी और सिचुएशन ये समझ में आ गया। और सिस्टम अप्रोच में क्या देखा था हमने ऊपर कि एक ही सिस्टम में है जिसमें सब सिस्टम है और सब मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तभी जाके एक सिस्टम बनता है। इसमें क्या बोला है कि सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है हर सिस्टम में, तो हम एक ही चीज़ को सब में सेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल अगर बोला ये ड्रेस है, तो एक ही ड्रेस सबको नहीं आएगा, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, ठीक है। इसमें सेकेंड है द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर वन यूनिट में नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर यूनिट। समझ गए, अभी हमने बोला एक चीज़ सब में सेट नहीं होगी, एक यूनिट का ही दूसरी यूनिट में सेट हो, ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग है। कॉन्टिंजेंसी अप्रोच सजेस्ट दैट द वन साइज डज नॉट फिट द ऑल। एक ही साइज, एक ही सिस्टम, एक ही रूल सबके अंदर फॉलो नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसमें द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन में बी डिस्क्राइब्ड एज। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें फर्स्ट है एनवायरमेंट। अब एनवायरनमेंट में क्या इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल है। इंटरनल में जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्टेज हो गया, मनी कम है, ठीक है, मेन पावर कम है, एम्प्लॉयज़ की कमी है। एक्सटर्नल इंटरनल में हो गया। एक्सटर्नल में क्या हो गया, जैसे कोई आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, है ना, कोई क्राइसिस, महामारी आ गई, कोई गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। टेक्नोलॉजी के कारण भी ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस हो सकता है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो उसको हैंडल करने में भी ईजी होगी, क्योंकि बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं, तो बहुत सारे मिलकर उस प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे, ठीक है। कम होगी साइज तो जल्दी से उस प्रॉब्लम को फेस करने में प्रॉब्लम आएगी। पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कि कैसे लोग वर्क कर रहे हैं, अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट है, मोटिवेटेड है, या कोई सोशल या और कोई बायसनेस या कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती है। ऑलरेडी मैंने पूरी पढ़ा दी है थ्योरीज। देखिए मेरा जो मेरा लास्ट वीडियो था एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में जो डिफरेंस था, की डिफरेंस था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगी, आप देख लेना। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं अपना बेस्ट और इजी से इजी आपको दे सकूं, और अगर अच्छा लग रहा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।